पल्लवी ये नाम सुनते ही कई लड़कियों के धड़कनें तेज हो जाती थी। शहर की चमकती सड़कों से आलीशान पार्टियों तक हर जगह उसका जिक्र होता था। कोई उसे बेहद आकर्षक कहता, कोई खतरनाक, और कुछ लोग तो उसे दिलों का खिलाड़ी भी कहते थे। वह इतना अमीर था कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो उसे और बाकी लोगों से अलग बनाती थी, उसका रहस्यमय स्वभाव। उसके आगे पीछे लड़कियों की लंबी कतार लगी रहती थी। हर लड़की चाहती थी कि पल्लवित उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, कि वह उसे अपनी पत्नी बना ले, कि वह उस चमकदार दुनिया का हिस्सा बन जाए जिसमें पल्लवित रहता था। लेकिन पल्लवित किसी की ख्वाहिशों में बंधने वाला आदमी नहीं था। वह लोगों के दिल पढ़ना जानता था। खासकर लड़कियों की आंखों में छुपी चाहत को पहचानने में उसे कभी गलती नहीं होती थी। वह मुस्कुराता, करीब आता, अपनी मीठी बातों और गहरी नजरों से किसी भी दिल में तूफान खड़ा कर देता। उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि सामने वाली लड़की को लगता जैसे उसकी दुनिया उस एक पल में सिमट गई हो। लेकिन जैसे ही उस चाहत की आग ठंडी पड़ती, पल्लवित भी उतनी ही खामोशी से दूर हो जाता। ना कोई वादा, ना कोई सफाई, बस एक दूरी जो इतनी अचानक होती कि सामने वाला समझ ही न पाता कि गलती कहाँ हुई। कई लड़कियां उसके पीछे रोई, कई ने उसे कोसा, और कई आज भी उसके लौट आने की उम्मीद में जी रही थी। मगर पल्लवित के दिल में जैसे किसी ने दीवार खड़ी कर दी थी। वह किसी को अपने दिल के उस हिस्से तक पहुंचने ही नहीं देता था जहां असली भावनाएं रहती हैं। शहर की रातें उसकी कहानियों से भरी रहती। कहीं वो किसी खूबसूरत लड़की के साथ दिखता था, तो कहीं अगले ही सुबह वह लड़की उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाती जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते थे कि पल्लवित के दिल में किसी के लिए जगह नहीं है, और शायद ये सच भी था। लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने उसके लिए एक ऐसी लड़की लिख रखी है जो उसकी सारी आदतें, सारे नियम और सारी दीवारें तोड़ने वाली थी। एक ऐसी लड़की जो पल्लवित की जिंदगी में सिर्फ आने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बदलने के लिए आने वाली थी। और जिस दिन वह लड़की उसकी जिंदगी में कदम रखने वाली थी, उस दिन से पल्लवित की चमकती हुई मगर खाली दुनिया में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसे सुनकर लोग मोहब्बत पर फिर से यकीन करने लगेंगे। यहाँ मेरे पास आओ, पल्लवित ने नमिता को बेड पर आने का इशारा किया। वह डरी हुई नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वह अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी। पल्लवित के माथे पर कई शिकन पड़ गई थी। वह उठकर मजबूत कदमों से उसके पास जाने लगा, जबकि नमिता डरते हुए पीछे की तरफ हट गई। अभी 3 महीने पहले ही उसने एक लेख पढ़ा था जिसमें सरदार पल्लवित के बारे में किसी रिपोर्टर ने बहुत बुराइयां लिखी थी। उस लेख के शब्द नमिता के मन में घूम रहे थे और उन्हें सोचकर ही उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसी लेख से नमिता को पता चला था कि सरदार पल्लवित अपने परिवार का अकेला वारिस और 10 गांवों की किस्मत का अकेला मालिक था। उसके माथे पर सरदारी का तिलक था। किसी की बात ना मानना उसकी आदत नहीं थी। उसे अवज्ञा से नफरत थी। वह जाति के घमंड में इतना बंधा हुआ था कि उसे अपने अलावा किसी की जाति से कोई मतलब नहीं था। उसकी आदतों में मनमानी इतनी शामिल थी, जिस चीज पर उसकी नजर टिक जाती तो उसे पाना उसका जुनून बन जाता था। जब किसी चीज से उसका मन भर जाता तो उसे किसी पुराने किस्से की तरह भूल जाता, जैसे वह कभी उसकी पहुंच में थी ही नहीं। उसकी शख्सियत में ऐसा प्रभाव था कि वह कुछ ना भी कहे तो उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कहती हुई लगती थी। काला रंग जैसे उसकी पहचान बन चुका था। वह हमेशा काले रंग के कपड़े पहनता था। अभी भी नमिता उसके चौड़े कंधे से नजरें चुरा रही थी। वह अब दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ पल्लवित ने जोर से दीवार पर अपना हाथ रखा, तो वह डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल पल्लवित यूं ही उसके सुंदर चेहरे को देखता रहा। वह लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन पल्लवित के दिल को वह सुंदर लगी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी औरत पर उसका दिल आया था, वरना वह आम तौर पर औरतों के पास सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाता था। पहली बार ये लड़की उसे अच्छी लगी थी। नमिता सिर झुकाकर खड़ी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी कि थोड़ी ही देर में पल्लवित की भारी आवाज कमरे में गूंजी। अब तुम मेरी पत्नी हो। नमिता ने तड़प कर सिर उठाया और धीमी आवाज में पूछा, कितने दिनों के लिए? दूसरी तरफ पल्लवित उसकी हिम्मत पर हैरान रह गया, और फिर उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने नमिता के दोनों बाजुओं को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब करते हुए उसके कान के पास झुककर बोला,
उस समय तक जब तक मेरा दिल तुमसे भर नहीं जाता। नमिता ने उसके होठों की गर्म सांस अपने कानों पर महसूस की, तो वो बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। उसने उसके सीने पर जोर से हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। पल्लवित उसकी इन कोशिशों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने नमिता की कमर पर पकड़ और मजबूत कर ली और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। और ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। और हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि जब तुम मेरे पास हो तो आज्ञाकारी पत्नियों की तरह व्यवहार करो। मुझे जिद्दी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। खासकर वे औरतें जो पति के पास आने के समय दूर भागती हैं। उसकी बातों से साफ समझ में आ रहा था कि वह एक कठोर और परंपरागत सरदार है, जिसकी नज़र में औरत की कोई खास कीमत नहीं। और ये बात नमिता को रोने पर मजबूर कर गई थी। बचपन से ही वह चाहती थी जिस आदमी से उसकी शादी हो, वह उससे बहुत प्यार करे, उसे सम्मान दे, उसके अस्तित्व की कदर करे। लेकिन किस्मत हर बार उसके साथ मजाक कर देती थी। पहले शुभम ने उसके जीवन को तोड़ दिया था और अब ये आदमी उसकी जिंदगी में आ गया था। पल्लवित ने जब महसूस किया कि वो बिल्कुल चुप हो गई है, तो उसने नमिता की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, तुम्हें पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य तो पता ही होंगे। उसका लहजा बहुत अजीब था। नमिता को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आंसुओं को गोला उसके गले में अटक गया था। फिर पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मैं आपका कोई भी अधिकार पूरा नहीं करूंगी। उसका लहजा साफ और सख्त था। पलवित का माथा सिकुड़ गया। तुमसे पूछ कौन रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज तुम मेरे सारे अधिकार पूरे करोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पलवित को हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि औरतें उसके साथ समय बिताने के लिए तरसती थी और हर किसी की इच्छा होती थी वह उन पर ध्यान दे। लेकिन ये लड़की जिससे उसकी शादी हुई थी, वो उसके पास आने से डर रही थी और उसे ऐसे दूर भाग रही थी जैसे पलवित उसके लिए सबसे नापसंद चीज हो। अभी भी मौका मिलते ही वह उससे दूर हटकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। कहीं तुम इस वजह से तो परेशान नहीं हो छोटी सी लड़की? मैंने तुम्हारे पति की सच्चाई तुम्हें बता दी। वैसे सच बताऊं, वह एक नंबर का भगौड़ा था। तुम जैसी लड़की का वह आदमी हकदार था ही नहीं। नमिता ने गुस्से से कहा, मैं तो आप जैसे इंसान को भी योग्य नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी आप मेरे भाग्य में आ गए। नमिता ने दोबारा तीखे शब्द में कहा। पलवित खुद पर हैरान हो रहा था कि आज से पहले उसने किसी के मामले में इतना धैर्य नहीं दिखाया था। वह अपनी आदत से हटकर पहली बार कुछ अलग कर रहा था, लेकिन वह उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। लड़की, ज्यादा बोलना बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मैं चुप ना हुई तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। इस बार पलवित का धैर्य सच में टूट गया था। वह उस लड़की के साथ जितनी नरमी से पेश आ रहा था, ये लड़की उतनी ही जिद कर रही थी। उसने नमिता को जोर से बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर झुक गया। नमिता फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पलवित ने उसके बाजुओं को पकड़कर उसकी टांगों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। नमिता की सांसें तेज हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पलवित का दिल थोड़ा अजीब हुआ था। उसने कभी भी किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, क्योंकि ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। मगर ये औरत उसे मजबूर कर रही थी। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? ये सुनकर नमिता ने गुस्से से सिर झटका। क्योंकि मुझे आपसे बहुत नफरत है। तुम पहली लड़की हो जो मुझसे नफरत कर रही हो, क्योंकि मैं आपकी असलियत जानती हूँ। आप एक कठोर इंसान हैं, जिसके लिए सिर्फ उसकी इच्छाएं ही मायने रखती हैं। आपको दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। और मैं ऐसे पत्थर दिल इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। जहाँ तक चरित्र का सवाल है, तो न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनसे आपका संबंध रहा है। मैं कैसे ये सब कह सकती हूँ कि मेरा पति मेरे अलावा किसी और की तरफ देखे भी? ये कहकर वह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। पलवित को वह लड़की पहले से भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगी थी। वैसे तुम्हें पता है, मैं इसी वजह से शादी नहीं कर रहा था कि मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। और देखो, जिस बात का डर था वही हो गया। जहाँ तक दूसरी औरतों का सवाल है, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सारे अधिकार पूरे करने होंगे। ये कहकर वह उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। नमिता के शरीर को हल्का सा झटका लगा और वह लड़की उसकी पकड़ में बुरी तरह से छटपटाने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास आने वाला ये पहला पुरुष है और उसके इस तरह के व्यवहार पर पलवित भी हैरान रह गया। मगर इस पास आने के पल में वो बेकार के सवाल करके अपना और उसका माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वही जारी रखा। वह उसकी गर्दन को बहुत ही धीरे-धीरे प्यार से चूम रहा था। गर्दन से होता हुआ उसके सीने पर धड़कते दिल के पास अपने होंठ रख देता है। नमिता की हालत अजीब होने लगी, क्योंकि वह उसकी हर कोशिश को रोकने में असफल हो चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने नमिता की गर्दन से अपना चेहरा उठा लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। जहां उसके पास होने का असर साफ दिखाई दे रहा था, वह जीतने वाले अंदाज में हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि नमिता जैसी कमजोर लड़की चाह कर भी उसकी नजदीकी से दूर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ नमिता के शरीर में बार बार बिजली सी दौड़ रही थी। प्लीज मुझसे दूर हो जाइए, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तो पलवित ने आगे बढ़कर उसके होठों पर उंगली रख दी। दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो हमारे बीच एक समझौता हो गया है। मैं कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा और बदले में तुम्हें मुझे वो सब देना होगा जो मैं तुमसे मांगूंगा। ये सुनकर वो फिर पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगी। उसने दोबारा कुछ कहना चाहा तो पलवित ने फिर उसके होठों पर उंगली रख दी। मुझे बार बार परेशान मत करो, ये कहकर वो फिर से उसकी गर्दन को हल्के काटने लगा। वहां अपने प्यार के निशान छोड़ने के बाद पलवित ने उसकी टांगों को छोड़ दिया, तो वो फिर पूरी ताकत के साथ बेड से नीचे उतरने लगी। लेकिन पलवित ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। नमिता की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। पलवित ने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए और उसके कंधे पर फैला दिए। पलवित के हाथ अब उसकी शर्ट के बटन पर थे। वह धीरे धीरे उसके बटन खोल रहा था और नमिता लगातार उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी जान, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, उसने उसके हाथों को पीछे की तरफ पकड़ते हुए कहा। तो नमिता फिर से रोने लगी। आप बहुत बुरे और कठोर इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके मुझे अपने बस में कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं हमेशा आपसे नफरत करती रहूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये नफरत बहुत जल्द मैं प्यार में बदल दूंगा। ये कहकर पलवित ने उसके कंधों से उसकी शर्ट नीचे खिसका दी और फिर वह उसके शरीर को शर्ट से मुक्त कर चुका था। शर्म के कारण नमिता की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसने तुरंत पलवित को कसकर गले लगा लिया और खुद को उसमें छुपाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसका गर्म शरीर पलवित के शरीर से लगा, तो उसके अंदर भावनाएं तेज हो गईं। उस लड़की में कुछ खास था, बल्कि वो पूरी की पूरी खास थी। ये बात पलवित को बहुत गहराई से महसूस हुई। उसने धीरे धीरे नमिता को खुद से अलग करना चाहा, तो वह तुरंत मना करने के लिए सिर हिलाने लगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये सुनकर पलवित के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जो कुछ तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, वह सब तो मैं देख चुका हूँ। ये कहकर उसने नमिता के शरीर पर बचे आखिरी कपड़े की हुक भी खोल दी। नमिता को लगा था कि वह उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तो उसे अपने स्पर्श और अपनी नजदीकी से बेचैन कर रहा था। नमिता की पहली शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने पति का प्यार नहीं मिला था, क्योंकि उसके पति को उसमें कोई रुचि नहीं थी। नमिता उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता बचाना चाहती थी, लेकिन वह उसे बहुत प्यार करती थी। जब उसकी शादी हुई थी, तभी उसने तय कर लिया था कि वह सारी जिंदगी उसके नाम कर देगी, लेकिन शादी के बाद उसका ये वादा भी अधूरा रह गया, क्योंकि जिस आदमी से उसने उम्मीद लगाई थी, वह धोखेबाज और भागा हुआ इंसान निकला। अब जब दूसरा पुरुष उसके पास आया, तो वह चाहकर भी उसके स्पर्श को झुठला नहीं पा रही थी। पहली बार कोई पुरुष उसे छू रहा था, वह भी नफरत से नहीं बल्कि प्यार से। पलवित के स्पर्श में एक अजीब सा असर था। उसने नमिता को फिर से अपने सामने बिठाया, उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए। दूसरे हाथ से वह उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था और नमिता उसकी पकड़ में पूरी तरह उलझी जा रही थी। प्लीज, उसने फिर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पलवित ने इस बार उसकी हर कोशिश को रोकते हुए उसे बेड पर लिटा दिया। नमिता ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए थे, जैसे खुद को ढकने की कोशिश कर रही हो। पलवित ने उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिए। अब उसका शरीर पूरी तरह उसके सामने था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, उसने भारी आवाज में कहा। तो नमिता बेचैनी से करवट बदलने लगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा मेरी जान, उसने उसे समझाते हुए कहा। तो नमिता बेबस होकर अपने होंठ काटने लगी। ये बात कुछ हद तक सच थी कि वह सच में उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था।
पल्लवित ने आगे बढ़कर उसकी धड़कनों के पास अपने होंठ रख दिए। उधर नमिता बेचैनी से तड़प रही थी। उसकी इन हरकतों से वह अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रही थी, मगर उसका शरीर अभी भी सख्त था। वह अभी भी उसकी नजदीकी से डरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वह उसके कान के पास झुका और बोला, अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दो। वादा करता हूँ मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ये सुनकर नमिता ने तुरंत मना करते हुए सिर हिला दिया। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप बहुत कठोर इंसान हैं। आपके शरीर की ताकत भी बहुत ज्यादा है। मैंने सुना है जो लोग जिम करते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। वो मासूमियत से सिर हिला रही थी, क्योंकि अब वो उससे जिस चीज की मांग कर रहा था उसके बारे में सोचकर ही नमिता डर रही थी। इससे पहले कि वो फिर उसके ऊपर झुकता, उसका मोबाइल बजने लगा। इस गर्म माहौल का असर अचानक टूट गया। नमिता भी बेड की चादर को अपने साथ लपेटे हुए तेजी से उससे दूर हटकर कमरे के दूसरे कोने में बैठ गई। पलवित जो फोन काटने ही वाला था, स्क्रीन पर चमकते हुए चंद्रवीर का नाम देखकर उसके माथे पर सिकन आ गई। अगले ही पल उसने मोबाइल कान से लगा लिया। चंद्रवीर की बात सुनते ही वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जाने से पहले वह नमिता को गले लगाना नहीं भूला। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। ये कहकर उसने प्यार से नमिता के माथे को चूमा। दूसरी तरफ नमिता अपने भगवान का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि सही समय पर यह सब हो गया। उसके बाहर निकलते ही नमिता ने खुद को पूरी चादर में लपेट लिया और जाकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। धड़कनों की आवाज उसे अपने कानों में भी सुनाई दे रही थी। उसने अपने बालों को जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उसकी तरफ खींचती जा रही हूँ? मैं इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसने मेरे पति को मुझसे छीना, मेरी कमजोरी का मजाक बनाया, और मैं ये सब भूलकर उसके साथ नई जिंदगी कैसे शुरू कर सकती हूँ? उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। पुराने पल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह बहुत छोटी थी जब उसके माता-पिता की मौत हो गई थी। उसके फूफा उसे अपने घर लाए थे। उन्होंने ही नमिता की परवरिश की थी। वह अपनी भतीजी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी बुआ का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा नमिता से चिढ़ती रहती थी, क्योंकि नमिता की माँ से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और नमिता बिल्कुल अपनी माँ जैसी खूबसूरत थी। उन्हें लगता था कि नमिता उनके बच्चों का हिस्सा खा रही है। हालांकि उसके फूफा बहुत बड़े व्यापारी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी भतीजी पर भी खुलकर पैसा खर्च करते थे, लेकिन बाद में बुआ उसे ताने देकर उसका दिल दुखा देती थी। उसके फूफा का एक गोद लिया हुआ बेटा भी था, शंभू, जो कुछ साल पहले आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। उसे बचपन से ही नमिता बहुत पसंद थी, और वह कई बार उससे अपने प्यार का इजहार भी कर चुका था। लेकिन नमिता ने कभी भी उसे बढ़ावा नहीं दिया था, क्योंकि वह जानती थी दोनों का साथ संभव नहीं है। एक दिन उसकी बुआ ने उसे शंभू के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया। उन्होंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। नमिता को भी उन्होंने बहुत अपमानित किया। तुम विश्वासघाती लड़की हो, जिस घर में रह रही हो उसी के साथ धोखा कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है मैं अपने गोद लिए हुए इकलौते बेटे की शादी तुमसे कर दूंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। नमिता की सहेलियां भी उससे दूर हो गई थी। जहां तक फूफा का सवाल था, जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं दिखी। वे भी चाहते थे कि भतीजी की शादी उनके गोद लिए हुए बेटे से हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी को भी बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने नमिता के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिया, और फिर अपनी एक जानने वाली के माध्यम से उन्होंने शुभम के साथ मिलकर नमिता की शादी तय कर दी। शुभम 5 बहनों का इकलौता भाई था और सबसे बड़ा था। उस पर घर की सारी जिम्मेदारी थी, और अभी तक उसकी बहनों की शादी भी नहीं हुई थी। जहाँ तक उसकी अपनी जिंदगी का सवाल था, तो वह किसी और से प्रेम करता था। लेकिन नमिता की बुआ ने उन्हें खास अच्छा खासा दहेज दिया, और उसके साथ साथ बहुत सारे पैसे भी दिए। नमिता जब विदाई होकर ससुराल आई, तो उसे यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं था, वह एक बहुत बड़ी हवेली छोड़कर छोटे से घर में आई थी, लेकिन उसने ये सोचकर खुद को समझा लिया, कम से कम यहाँ उसे कोई अपमानित करने वाला तो नहीं होगा। वह अपने पति से उसकी वफादारी और प्रेम की उम्मीद कर रही थी। वह चाहती थी कि उसकी बाकी सारी जिंदगी शांति से गुजरे। उसका पति उसे बहुत प्रेम करे, उसे सम्मान वाली जिंदगी दे। लेकिन शादी की पहली ही रात शुभम ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसे बहुत सामान्य ढंग से कहा था, सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम थक गई होगी। नमिता सोच रही थी वह उसकी सुंदरता की इतनी तारीफ करेगा जैसे जमीन आसमान एक कर देगा, क्योंकि पूरे परिवार ने ये कहा था वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी।
लेकिन अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर उसका दिल उदास हो गया। फिर उसने ये सोचकर खुद को समझा लिया, शायद वो बहुत ज्यादा थक गया होगा। ये सब सोचते सोचते वह ताजगी महसूस करके सो गई थी। शुभम फिर से कमरे से बाहर निकल गया था। अगले ही दिन उसने दोबारा नमिता से बात की, जिसमें उसे बहुत सारी बातें समझाने के बाद उसने सामान्य आवाज में कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं अपने आप को स्थापित करना चाहता था, और तुम्हें शादी का मतलब तो पता ही होगा। उसके बाद बच्चे होते हैं, इंसान पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। मैं अभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। और जहाँ तक हम दोनों का सवाल है, तो मुझे लगता है पहले हमें एक दूसरे को समय देना चाहिए। नमिता को उसकी बातें बहुत बुरी नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल दुखी हो गया था। क्या वह इतनी बुरी थी कि उसका पति उसके पास आने के लिए भी समय ले रहा था? ये सोचकर उसका दिल दुखने लगा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और शुभम अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया। वह घर में पत्नी तो ले आया था, लेकिन वह उससे बहुत दूर रहता था। कभी-कभी उस पर दया करके उसे अपनी व्यस्त जिंदगी में कुछ पल दे देता, तो नमिता खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझती थी। थोड़ा समय बीता तो शुभम की बहन का रिश्ता तय हो गया। उसे दहेज बनाने के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत थी। अब वो इसी कारण नमिता के करीब आया, ताकि बाद में उसके अंकल से पैसे लेने के लिए उसे राजी कर सके। शुभम का बदला हुआ व्यवहार देखकर नमिता बहुत हैरान थी और मन ही मन खुश भी थी। अभी तक उनके बीच पति पत्नी वाला संबंध भी नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद भी वह आदमी उसका बहुत ध्यान रखने लगा था। उसकी तारीफ करता, उसके लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आता और उसे अक्सर अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता। एक दिन नमिता ने उससे पूछा, आप मेरे साथ पति पत्नी वाला संबंध कब बनाएंगे? मुझे अपना आप अधूरा लगता है। ये सुनकर वह अचानक गुस्से में आ गया। तुम कैसी लड़की हो? लड़कियां तो बहुत शर्मीली होती हैं, और तुम अपने मुंह से ऐसी बातें कर रही हो। ये सुनकर नमिता का दिल टूट गया। उस समय दोनों समुद्र के किनारे टहल रहे थे। कुछ देर पहले तक नमिता बहुत खुश थी, लेकिन ये बातें सुनने के बाद उसका मन बिल्कुल खराब हो गया। उसी समय उन्हें एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसके बॉस का बिजनेस पार्टनर परवित खड़ा था और गुस्से से उसे देख रहा था। शुभम उसे अच्छी तरह पहचान गया, क्योंकि वह आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित व्यक्ति था। हर जगह उसी की बातें होती थी और कई विवादों की वजह से लोग उसे चर्चा में रखते थे। लेकिन शुभम को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता था। वह उस समय ठंडी हवा लेने के लिए वहां आया था। जब उसकी नजर एक चिल्लाते हुए आदमी पर पड़ी, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जब वो पास आया और उसने नमिता को देखा, तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह लड़की उसे पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? उसने गुस्से से शुभम से पूछा। शुभम अजीब ढंग से हंसते हुए बोला, अरे मिस्टर, ये मेरी पत्नी है। मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? ये सुनकर पलवित एक पल के लिए चुप हो गया। दूसरी तरफ शुभम नमिता का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया और उसे डांटते हुए बोला, क्या जरूरत थी ऐसे आंसू बहाने की? तुम्हारी वजह से मैं उस आदमी के सामने अपमानित हो गया। पलवित काफी देर तक उसकी पीठ को देखता रहा। ऐसे घटिया आदमी के साथ इतनी सुंदर लड़की का होना बहुत बड़ी अन्याय की बात है। लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब मैं इसे उसके साथ और अन्याय नहीं करने दूंगा। वह हल्की मुस्कान के साथ समुद्र के किनारे टहलने लगा। थोड़ी देर में वह दोनों उसकी नजरों से ओझल हो गए। अगले दिन जब शुभम अपने ऑफिस गया, तो वहां उसे सब लोगों के सामने पलवित से माफी मांगनी पड़ी, और तब उसे गहराई से महसूस हुआ, इस आदमी से उलझकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद पलवित ने उसे अपनी कंपनी में बहुत अच्छी पद पर नौकरी का प्रस्ताव दिया। कुछ दिनों के बाद उसने एक सिंपत्ति का इंतजाम भी किया, सिर्फ नमिता के लिए, क्योंकि वो उसे दोबारा देखना चाहता था। और उसने खास तौर पर शुभम से कहा था कि अपनी पत्नी को जरूर लाना, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ जोड़ों के लिए है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने 2 सूट भी उपहार में दिए थे, एक शुभम के लिए और दूसरा उसकी पत्नी के लिए। वो मन ही मन नमिता को सोचकर खुश हो रहा था कि वे लड़की इन कपड़ों में कितनी सुंदर लगेगी। बाद में जब शुभम ने नमिता के साथ चलने को कहा, तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गई। उसके चेहरे के भाव देखकर शुभम ने नाराज होकर कहा, कृपया अब कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरा मन खराब हो। पहले ही तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। ये सुनकर वह चुप हो गई। वह कहना चाहती थी कि पछता तो वो भी रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर वह यहाँ से चली जाती
तो शायद बाकी जिंदगी उसे समाज की ठोकरों में बितानी पड़ती। तय समय पर वे दोनों तैयार हो गए। नमिता ने एक बार खुद को आईने में देखा तो खुद से ही नजरें चुरा ली। शुभम ने उस पर बस एक हल्की नजर डाली। वह जो उसकी तारीफ की उम्मीद कर रही थी, वह निराश रह गई। उन्हें लेने के लिए पल्लवित ने अपनी गाड़ी भेजी थी और शुभम खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था ये सब उसके लिए किया जा रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी हैसियत पल्लवित के सामने एक छोटे से कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे वह किसी भी समय कुचल सकता था। वे दोनों पार्टी में पहुंचे तो शुभम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। नमस्ते, उसने अपनी नजरें नमिता पर टिकाए हुए कहा। पल्लवित ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, लेकिन वो फिर भी उसकी पत्नी को ही देख रहा था। पल्लवित को लगा था कि वह कुछ दिनों में उस लड़की को भूल जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका मासूम चेहरा उसके दिमाग में बसता चला गया था। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। पल्लवित ने पास खड़ी एक लड़की को इशारा किया, जिसने शुभम को अपने साथ ले लिया। उसे अपने दोस्तों के बीच ले गई। वह आदमी भी भूल गया था कि वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया था। नमिता बहुत उलझन में थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि पल्लवित लगातार उसे ही देख रहा था। वह उसे बसती हुई कोने की मेज पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसने फिर वही भारी आवाज सुनी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह घबरा गई। उसे पता था कि अगर उसने मना किया तो उसका पति फिर से उसे डांटेगा। इसलिए उसने खुद को संभालते हुए बैठने का इशारा कर दिया। शुभम अब आराम से उसके सामने बैठकर उसे ही देख रहा था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। नमिता को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने धीमी आवाज में पूछा, माफ कीजिए, क्या आप ठीक है? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ और जो कहने वाला हूँ उसके बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लें। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और आपको बहुत सम्मान दूंगा। यह सुनकर नमिता ने हैरानी से उसे देखा और कहा, मैं सिर्फ अपने पति की वजह से आपका सम्मान कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे। मैं अपने पति को धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सुनकर वह अजीब ढंग से हंसा और बोला, लेकिन वह तो आपको धोखा दे रहा है, और वह भी अपनी पसंद की औरत के साथ। इस बारे में आप क्या कहेंगी नमिता जी? वह उसके शादीशुदा होने के बावजूद उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ रहा था। नमिता को अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतना डर नहीं लगा था, जितना उस समय सामने बैठे उस आदमी से लग रहा था, जिसकी शक्ल और व्यक्तित्व किसी बड़े दबंग आदमी जैसा लग रहा था। वे वहां से उठकर जाने लगी तो पल्लवित ने उसका हाथ पकड़ लिया। नमिता ने गुस्से में उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम मुझे पसंद आ गई हो। मेरे दिल को पहली बार कोई चीज इतनी अच्छी लगी है और मैं अपने दिल को नाराज नहीं कर सकता। ये कहकर उसने प्यार से नमिता के गालों को थपथपाया और वहां से चला गया। नमिता की टांगें कांप रही थी। उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। उसने भीड़ में अपने पति शुभम को ढूंढने की कोशिश की, जो एक औरत के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसका दिल फिर से दुखी हो गया। पूरी पार्टी में उसने दोबारा शुभम को नहीं देखा, बल्कि उसने नजरें उठाई ही नहीं थी। वह लगातार अपने हाथों की लकीरों को देखती रही। ये सोच सोचकर उसका मन भारी हो रहा था कि किस्मत इतनी कठोर कैसे हो सकती है। रात में शुभम उसे अपने साथ वापस घर ले गया। तब भी उसने नमिता को अपमानित किया और कहा कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि मुझे लगा कि तुम थोड़ी मिलनसार होगी। जब तुम्हारा जान पहचान का दायरा बढ़ेगा तो मेरे भी अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे, लेकिन तुम तो बहुत ही उबाऊ लड़की हो। वह चुपचाप उसकी डांट सुन रही थी और मन ही मन खुद को समझा रही थी कि मेरा पति चाहे जितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बस यही आखिरी उम्मीद थी जिसके सहारे वह जी रही थी। ये उम्मीद भी उस रात टूट गई जब वो शुभम के साथ अपने अंकल के साथ आधी रात के समय घर लौट रही थी। तभी कुछ लोगों ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। वह मास्क के बावजूद पल्लवित का चेहरा पहचान गई। पल्लवित ने बंदूक दिखाकर शुभम से कहा, अभी इसी समय अपनी पत्नी से अलग होने की घोषणा कर दो, नहीं तो ये सारी गोलियां मैं तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। नमिता ने डरी हुई नजरों से शुभम को देखा। उसे विश्वास था वह ऐसा नहीं करेगा। जो भी था, जैसा भी था, नमिता उसकी पत्नी थी और वह अपनी पत्नी को सड़क पर अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही पल शुभम ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसने डरकर तुरंत उससे अलग होने की बात कह दी। नमिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे दोबारा होश आया तो वह एक अनजान जगह पर थी। कमरा बहुत ही शानदार था।
वहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी। लेकिन कुछ देर पहले का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया तो उसे लगा उसका दिल फट जाएगा। उसके पति ने उसके साथ बहुत अन्याय किया था और उससे भी बड़ा अन्याय पल्लवित ने किया था। उसे अभी भी अपने कानों में पल्लवित की बातें सुनाई दे रही थी, जिसने उसके पति के भाग जाने के बाद उसकी आंखों में देखकर ताना मारते हुए कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे पति को तुम में कोई रुचि नहीं है, वह डरपोक है, लेकिन तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। अब देखो क्या हुआ, वह तुम्हें छोड़कर भाग गया। नमिता इस बंद कमरे में जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज बाहर बैठे पल्लवित को सुनाई दे रही थी। पहली बार पल्लवित ने किसी के लिए अपने दिल में दया महसूस की थी और उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस लड़की के रोने की वजह वही था। लेकिन वह खुद से कह रहा था कि अगर वह आज ना रोती तो शायद पूरी जिंदगी दुख में ही रहती। वह उठा और खुद से बोला कि मैंने जो किया सही किया। मैं अपनी पहली मोहब्बत को दुख में कैसे देख सकता था। बाद में जब नमिता का दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपने अंकल का आया। लेकिन पल्लवित ने उसका भी इंतजाम कर दिया था। उसने नमिता से जानबूझकर ये कहलवाया कि वह अपने अंकल को बता दे कि वह जहाँ भी है अपनी मर्जी से है। उसका दोस्त शंभू भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका था। यहाँ आकर उसे पता चला कि जिस लड़की से वो बहुत प्रेम करता था उसकी शादी शुभम से हो गई है। लेकिन जब बाद में उसके पिता को नमिता का फोन आया और नमिता ने रोते हुए अपने अंकल को सारी सच्चाई बताई, कैसे उसके पति ने उसे सड़क पर बदमाश लोगों के बीच छोड़ दिया था, तब शंभू भी वहीं मौजूद था। उसके अंकल ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उससे पहले ही शुभम उन्हें कहानी बनाकर बता चुका था कि वह किसी आदमी के साथ भाग गई है, क्योंकि वह अपनी कमजोरी की कहानी नहीं बताना चाहता था। शंभू को शुभम पर विश्वास नहीं था। उसे नमिता सच बोलती हुई लग रही थी, क्योंकि वो बचपन से उसके साथ दोस्त की तरह रहा था और उसके स्वभाव को वह अच्छी तरह जानता था। जिस तरह वह रो रो कर सब बता रही थी, उससे उसे यकीन हो गया नमिता सच बोल रही है। लेकिन उसने अपने पिता के सामने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो खुद सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। सबसे पहले उसे नमिता को ढूंढना था। दूसरी तरफ पल्लवित ने नमिता को अपनी हवेली में ही रखा हुआ था और अलग होने के बाद जरूरी समय पूरा होने के तुरंत बाद उससे शादी कर ली थी। पूरी रात बीत गई थी और ये रात नमिता ने जागकर बिताई थी। पल्लवित वापस नहीं आया था और नमिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। दरअसल पल्लवित के गोदाम में किसी ने आग लगा दी और वह उसी काम में व्यस्त हो गया था, क्योंकि वो बहुत सफल और आत्मविश्वास आदमी था। इसलिए उसके कई दुश्मन भी थे। अब उसे उन दुश्मनों से अपने साथ साथ अपनी पत्नी की भी सुरक्षा करनी थी। सुबह जब वो हवेली में आया तो उसने नमिता को रसोई में खड़ा देखा। पल्लवित के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उसके पास जाकर कहा कि जितनी जल्दी तुम इस हवेली को अपना घर मान लोगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह ये कहते हुए उसके पास गया, उसके कंधे पर ठोड़ी रखते हुए प्यार से बोला, जबकि नमिता उसके स्पर्श से फिर से घबरा उठी थी। तुम इस तरह क्यों प्रतिक्रिया देती हो, जैसे आज से पहले कोई पुरुष तुम्हारे पास आया ही ना हो। तुम्हारी तो पहले शादी हो चुकी है ना, तुम्हें इन बातों की जानकारी तो होनी चाहिए। उसका अंदाजा सामान्य था, लेकिन नमिता को उसका लहजा थोड़ा कठोर लगा। उसे लगा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो, जैसे वह कहना चाहता हो कि वह पहले से इस्तेमाल की हुई है। नमिता ने तुरंत कहा कि मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मेरा पति कभी मेरे पास नहीं आया। और अगर मुझे ऐसा समझकर आप बार बार ऐसी बातें बोलकर मेरा अपमान करना चाहते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कम से कम मैं आपसे कई गुना ज्यादा साफ चरित्र वाली हूँ। पल्लवित को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसे आश्चर्य भी हो रहा था। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? क्या तुम्हारे और शुभम के बीच? उसकी आवाज में उत्साह सुनकर नमिता को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पल्लवित ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर गोल गोल घुमाने लगा। नमिता घबराकर बोली, आप क्या कर रहे हैं? मुझे चक्कर आ रहा है। पल्लवित हंसकर बोला, चक्कर तो अब मैं तुम्हें दूंगा। दरअसल शुभम के कारण पल्लवित के दिल में थोड़ी कड़वाहट थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई थी। वह लड़की शादीशुदा होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। उसे सबसे ज्यादा दया शुभम पर आ रही थी, जो अपनी पत्नी की कीमत समझ ही नहीं पाया। साथ ही उसे नमिता की तकलीफों का भी एहसास हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब उसके पास जाने से पहले उसके साथ मजबूत रिश्ता बनाएगा। आपसी समझ बनने के बाद ही वो पति होने का अधिकार लेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था नमिता ये समझे कि उसे उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ उसके शरीर की वजह से शामिल किया है। वह उसे बताना चाहता था
वह उसकी आत्मा से प्रेम करता है। नमिता अब चुपचाप उसके सामने सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़ रही थी, जबकि पलवित शांति से उसके चेहरे को देख रहा था। नमिता ने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे पहली बार किसी लड़की को देख रहे हो? पलवित ने मुस्कुराकर कहा, अरे भगवान, तुम एक बात बताओ, तुम हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? यह सुनकर नमिता ने फिर सिर उठाया और आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। पलवित हंसते हुए बोला, इस तरह मत देखा करो पत्नी जी, तुम पर और ज्यादा प्यार आने लगता है और जब मैं अपना प्यार दिखाता हूँ तो तुम नाराज हो जाती हो। मुझे बताओ, फिर मेरे जैसा बेचारा कहाँ जाए? नमिता ने तुरंत कहा, आप बिल्कुल भी बेचारे नहीं। पता नहीं कितनी लड़कियां आपने अपने पास रखी होंगी। ये कहकर उसने टेबल पर रखा उसका मोबाइल उठाकर खोल लिया। पलवित तुरंत बोला, पहले बहुत सारी थीं, लेकिन अब सबको हटा दिया। जब से पत्नी मेरी जिंदगी में आई है, तब से सबको भूल गया। अगर विश्वास नहीं होता तो मेरा मोबाइल देख सकती हो। चाहो तो मेरे व्हाट्सएप और बाकी सारे खाते अपने मोबाइल में भी खोल सकती हो, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। नमिता ने गुस्से में कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं, वह तो आपने छीन लिया था। पलवित ने सिर खुजलाते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे याद आया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया मोबाइल लाकर दूंगा। नमिता तुरंत बोली, कब लाकर देंगे? अगर इस तरह बेचैनी दिखाओगी तो शायद कभी लाकर नहीं दूंगा। तुम मुझे इस तरह हरकतें करती दिखाई देती हो तो मुझे शक लगता है। वह मुंह फुलाकर वहां से उठकर जाने लगी थी कि पलवित ने तेजी दिखाते हुए आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और फिर अपने पास बिठा लिया। अभी तक तुम्हारे पति ने तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति तो नहीं दी ना? चुपचाप यहाँ बैठी रहो। वो अपने चेहरे पर उसकी नजरों की गर्माहट महसूस करके फिर से घबराने लगी थी। डरो नहीं, जब तक तुम अनुमति नहीं दोगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। वह अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए बोला, मुझे तुम सिर्फ एक बात बता दो। क्या? नमिता ने धीमी आवाज में पूछा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? आखिर कोई स्त्री इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? ये कहकर उसने सिर उठाया और दोबारा से नमिता के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। दूसरी तरफ नमिता उसके स्वर की गर्माहट को महसूस करते हुए करवट बदल कर रह गई। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। सामने बैठा व्यक्ति जो उसका पति का स्थान रखता था, उसे महत्व दे रहा था, उससे प्यारी बातें कर रहा था। उसने अपने पति से जिन बातों की उम्मीद की थी, पलवित उन सारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा था। लेकिन उसके बावजूद उसका मन घबराता था, कहीं ऐसा ना हो ये सब एक सपना निकल जाए और बहुत आगे बढ़ जाने के बाद वह खाली हाथ रह जाए। इसलिए वह उससे दूर भागती थी। अभी भी उसने पलवित के हाथों को झटक दिया, लेकिन पलवित ने बुरा नहीं माना और आराम से सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गया। लड़कियों को तो अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम हो, जब भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ तो तुम मुंह बना लेती हो। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है? नमिता की आंखें एक बार फिर भरने लगी थी। न जाने क्यों वह थोड़ी थोड़ी देर में भावुक हो रही थी। मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा मैडम साहिबा, मुझे अपनी पसंद के बारे में बताओ ना। हो सकता है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद मैं तुम्हारे दिल में अपनी थोड़ी सी जगह बना लूं और शायद तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करने लगो। मैं आप पर मरते दम तक भरोसा नहीं करूंगी। जहां तक मेरी पसंद का सवाल है तो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे बैग्स के कलेक्शन रखने का बहुत शौक है। इसके साथ साथ मुझे हाइकिंग पर भी जाना अच्छा लगता है। मुझे कार रेसिंग भी अच्छी लगती है। मुझे घुड़सवारी करने का बहुत शौक है। मुझे शूटिंग रेंज भी जाना अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं पूरी दुनिया की सैर करूं। मुझे अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने की इच्छा है और मैं चाहती हूँ कि वह किताब छपे, लेकिन ये सब संभव नहीं हो सकता। जब वो अपने विचार बता रही थी तब उसकी आंखें चमक रही थी और ये दृश्य पलवित के लिए बहुत खास था। उसने कभी किसी की आंखों को इस तरह चमकते हुए नहीं देखा था। उसके चुप होते ही वो फिर से होश में आया और जल्दी से बोला, क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। चलो पहले तुम्हारे सारे शौक एक एक करके पूरे करते हैं। आज तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हारे बैग्स की कलेक्शन का शौक पूरा हो सके। ये सुनकर वह हैरान रह गई। पलवित ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। वह सच में उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गया। वह उसे बैग दिला रहा था तब वो घबरा रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत महंगे हैं। आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये सुनकर वह खुलकर मुस्कुरा दिया। अगर मैं पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लूं तब भी मेरे अकाउंट को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो। फिर वह उसे अपने साथ घुमाने के लिए भी लेकर गया। दोनों समुद्र के किनारे टहल रहे थे। अचानक नमिता की नजर वहां मौजूद एक जोड़े पर पड़ी। लड़की भाग रही थी, लड़का उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था।
नमिता ने ये देखा तो उसका दिल चाहा कि पलवित भी उसके साथ इसी तरह पकड़म पकड़ाई खेले। मेरी बात सुनिए, जिस तरह वह लड़का उस लड़की को पकड़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी पकड़िए। ये सुनकर वह एक पल के लिए घबरा गया। मैं तुम्हें क्यों पकड़ने लगा? आपने ही कहा था कि आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। वह आंखें दिखाते हुए बोली। तो पल्लवी ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए। माफ कीजिएगा मैडम साहिबा, मैं भूल गया था। मैं गिनती शुरू करता हूँ, जितना दूर भाग सकती हो भागो। ये कहकर पल्लवी ने गिनती शुरू कर दी। नमिता हंसती हुई दौड़ने लगी। जिंदगी में पहली बार वह खुलकर हंस रही थी और उसकी खुशी भी सच्ची थी। पलवित को शुरू में सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगा। कुछ ही पलों में वह उसे अपनी बाहों में पकड़ चुका था और अब वह उसके सीने पर सिर रखकर हंसती जा रही थी और पलवित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब आप भागिए, मैं आपको पकड़ूंगी। ये तुम्हारी भूल है लड़की। मैं अपने कॉलेज के समय में रेसिंग में हिस्सा लेता था और हमेशा पहल आता था। ओहो, हेलो मिस्टर, मुझे हल्के में मत लीजिए। अभी तो मैंने जानबूझकर आपको पकड़ने दिया है, वह भी इसलिए क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है मैडम साहिबा। सिर्फ एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे भी ज्यादा जवान हूँ। ये सुनकर वह चौंक गई और जल्दी से उसकी गोद से उतरते हुए बोली, अब आप भागिए। लगभग 15 मिनट बीत गए, लेकिन वह उसके पीछे लगातार दौड़ती रही। जब उसे पकड़ नहीं पाई तो रेत पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर पलवित घबरा गया। उसे तो अंदाजा भी नहीं था वह लड़की इतनी जल्दी रो पड़ेगी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब बहुत बुरे हैं। मैंने आपको जल्दी पकड़ने दिया, लेकिन आप मुझे लगातार दौड़ाए जा रहे हैं। ये सुनकर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया और दोबारा कान पकड़कर बोला, ओहो, सच में माफ करना मैडम साहिबा। वादा करता हूँ इस बार जल्दी पकड़ा जाऊंगा। नहीं, अब मैंने आपको पकड़ना ही नहीं है। इसका मतलब है तुम डर गई, उसने कहा और अगले ही पल वह उसके पीछे दौड़ पड़ी। पलवित की बांह उसने थोड़ी ही देर में पकड़ ली। वह छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। बाद में उसे अपने साथ पार्क में लेकर गया, जहां दोनों ने बहुत सारे खेल खेले। पलवित को अंदाजा नहीं था 28 साल की उम्र में भी उसे इस तरह बच्चों जैसे काम करने पड़ेंगे। आसपास जितने भी जोड़े गुजर रहे थे, उन दोनों को देखते जा रहे थे और बातें कर रहे थे। पलवित के चेहरे को लाल होता देख नमिता को हैरानी भी होती थी और वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप अभी भी शर्माते हैं। नमिता जब ये कहती तो पलवित उसे घूर कर रह जाता। पहली बार वह जिंदगी में इतना आनंद ले रहा था और ये सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा था। रात को वह दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए तो वहां पलवित को कुछ पुराने दोस्त मिल गए, लेकिन पलवित ने उनके साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया। उनमें से एक लड़की गुस्से में बोली, 5 महीने हो गए, तुम हमें बिल्कुल समय नहीं देते। आजकल किसे समय दे रहे हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार हो गया? ये कहकर उस लड़की ने अजीब अंदाज में उसके पास खड़ी नमिता की तरफ देखा, जिसे पलवित की सोशल मीडिया पोस्ट से ही पता चल गया था वह शादी कर चुका है। पलवित की आंखों में तुरंत शक्ति उतर आई। उसने नमिता के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे वो पूरी दुनिया को ये बता रहा हो कि अब उसकी जिंदगी का केंद्र सिर्फ यही लड़की है। वह लड़की अभी कुछ और कहने वाली थी कि पलवित ने अपनी ठंडी नजरों से उसे चुप करवा दिया। उसकी आवाज तेज और साफ थी। मेरी जिंदगी में कौन है और मैं किसे कितना समय देता हूँ, ये मेरा निजी फैसला है। जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है तो वो मेरी पूरी दुनिया है, जिसके सामने मुझे किसी और का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ये कहकर उसने नमिता की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हैरानी थी। पलवित ने बहुत सम्मान से नमिता का हाथ अपने बाजू में डाल लिया और उन लड़कियों को वहीं खड़ा छोड़कर भारी कदमों से होटल के अंदर चला गया। होटल के खूबसूरत हॉल में पहुंचते ही नमिता ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर पलवित ने उसे और पास कर लिया। उसके चेहरे के भाव अब नरम हो चुके थे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? उसने नमिता के कान के पास झुककर धीरे से कहा। वे लड़कियां आपके बारे में क्या सोच रही होंगी? आपने उनसे इतनी रूखी बात की, नमिता ने धीमी आवाज में कहा। तो पलवित रुक गया और नमिता के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखने लगा। नमिता, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। वे लोग मेरे बीते हुए समय का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन तुम मेरा आज और मेरा आने वाला कल हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। नमिता का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वे व्यक्ति जिसे वो एक कठोर आदमी समझती थी, धीरे धीरे उसके दिल की दीवारें गिरा रहा था।
पलवित ने वेटर को इशारा किया और उसे हॉल के शांत कोने में रखी एक टेबल की तरफ ले गया। रात को वे लोग काफी देर से घर वापस लौटे थे। नमिता तो थकान से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। वह उसके साथ जैसे ढीली डोर की पतंग की तरह खिंचती जा रही थी और बार बार लड़खड़ाकर उस पर गिर रही थी। मैडम साहिबा, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपको अपनी बाहों में उठा लूं? नहीं तो आप गिर जाएंगी। सिर्फ उठाना, ध्यान रहे, कोई बदतमीजी मत करना, नमिता ने नींद से भरे अंदाज में कहा। तो वो उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जी मैडम साहिबा, आप बस आदेश करें, मेरा काम तो आपके आदेश का पालन करना है। वह उसे अपने बाहू में उठाकर कमरे में चला गया। वह लड़की उसके इतने पास थी, अगर वह चाहता तो सारी सीमाएं पार कर सकता था। लेकिन वह सिर्फ इस वजह से खुद पर काबू रख रहा था ताकि इस लड़की को साबित कर सके और उसका दिल जीत सके। उसने बहुत सावधानी से नमिता को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। नमिता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कभी किसी स्त्री से इतना गहरा प्रेम हो जाएगा। ये कहकर उसने नमिता के माथे पर प्यार से चुंबन दिया और मोबाइल उठाकर अपने पिता का नंबर मिलाने लगा। उन्होंने उसकी शादी के अगले ही दिन उसे फोन किया था और उससे शादी के बारे में पूछा था। वे कोई कठोर इंसान नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि उनका बेटा गलत रास्ता छोड़कर शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाए। अब जब उनके बेटे ने शादी कर ली थी तो वह उसे कह रहे थे वह हवेली वापस आ जाए। पलवित ने उनकी बात सुनकर एक नज़र बिस्तर पर सोई नमिता पर डाली। फिर सामान्य आवाज में बोला, ठीक है पिताजी, मैं कल गांव वापस आ जाऊंगा। उसे अपनी माँ से मिले हुए काफी समय हो गया था और उसकी माँ भी अपनी बहू से मिलने के लिए बेचैन थी। वह अपने राजनीतिक कामों के कारण ज्यादातर दिल्ली में रहता था और उसका कारोबार भी वहीं था, जबकि उसके पिता गांव में रहकर सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अगली सुबह जब पलवित ने नमिता से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर जा रहा हूँ, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो वह हैरान रह गई। क्या आपने अपने पिताजी से हमारी शादी के बारे में बता दिया है? मैडम साहिबा, मैंने पूरी दुनिया को बता दिया है। क्या मैं अपने पिताजी को नहीं बताता? यह सुनकर वह थोड़ी घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब ये था, आप तो मुझे छोड़ने वाले थे। दोबारा ये बात अपने मुंह से मत कहना। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। मैंने जो कुछ कहा था वो गुस्से में कह दिया था। मुझे बहुत पछतावा है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर वह चुप हो गई। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। जब वह दोनों हवेली पहुंचे तो पलवित के पिता ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। पलवित की मां ने भी नमिता को वो प्यार और सम्मान दिया जिसकी वो बचपन से सोचती आ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। पलवित का व्यवहार भी उसके साथ बहुत अच्छा था। वह अब काफी निश्चिंत हो गई थी। गांव में उसकी जिंदगी बहुत शांत और सुखद गुजर रही थी। पलवित उसका बहुत ध्यान रखता था, उसे पूरा समय देता था। जहां तक उसके माता पिता का सवाल था, वह भी उसके नखरे उठाते थे। लेकिन पलवित की माँ की बात अक्सर यही खत्म होती थी कि अब मुझे जल्दी से बच्चे की खुशखबरी दे दो। मैं चाहती हूँ कि इस हवेली को जल्दी से एक वारिस मिल जाए। ये सुनकर नमिता शर्म से झुक जाती थी और पलवित भी अक्सर इसी बात पर उसे छेड़ता था, लेकिन वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ पलवित से अनुमति लेकर उसने दोबारा अपने अंकल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंकल का मोबाइल शंभू ने ले लिया था। शंभू को अभी भी लगता था कि वह खुश नहीं है, लेकिन नमिता ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। उसने शंभू से साफ शब्दों में कह दिया वह पलवित की पत्नी है और उसके साथ बहुत खुश है। जिस जिंदगी की उसने कल्पना की थी उसे वही जिंदगी मिल रही है। जहां तक शुभम का सवाल है तो वह भगवान का हमेशा धन्यवाद कर रही थी कि उसे उस जहरीले स्वभाव वाले इंसान से छुटकारा मिल गया। अंकल ने शंभू को गुस्से से देखा और फोन खत्म होने के बाद सख्त आवाज में बोले, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारे मन से उसकी चिंता खत्म हो गई होगी। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तुम भी अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। सारी जिंदगी दीवानों की तरह तो नहीं गुजार सकते। ये सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गया। वह पलवित की पत्नी थी, ये बात उसे पीछे हटने के लिए काफी थी। दूसरी तरफ नमिता ने दिल से पलवित को स्वीकार कर लिया था। एक रात पलवित बिस्तर से टिककर शांत होकर किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके पास लेटी नमिता पर था, जो आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही थी। अचानक नमिता ने हिम्मत जुटाई और धीरे से सरक कर पलवित की मजबूत बाहों के घेरे में आ गई। पलवित ने चौंक कर किताब एक तरफ रख दी और हैरानी से नमिता के मासूम चेहरे को देखने लगा, जो उसके सीने में छिपने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है पत्नी जी, आज रास्ता भूल गई हो या फिर मुझ पर दया आ गई है? पलवित ने शरारत से पूछा।
लेकिन उसकी आवाज में नमिता के लिए गहरा प्यार था। नमिता ने हल्की सिसकी लेकर सिर उठाया। उसकी आंखों में शिकायत थी, जो अब शब्द बनकर बाहर आना चाहती थी। आप बदल गए हैं पलवित, अब आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। उसकी आवाज कांप रही थी। वह पलवित कहाँ गया, जो मेरी जिद पर भी अपना हक जताता था। अब तो आप मुझे देखते भी नहीं। पलवित का हाथ नमिता की कमर पर ठहर गया और उसके माथे पर हैरानी की लकीरें उभर आई। फिर वह अनायास मुस्कुरा दिया। उसने नमिता की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपने बिल्कुल सामने कर लिया, जहां अब दोनों के बीच सिर्फ थोड़ा सा फासला रह गया था। तुम्हें लगता है मेरे भाव ठंडे पड़ गए हैं? पलवित की आवाज गहरी और भारी थी। नमिता, तुम्हें क्या पता कि इन बीते दिनों में खुद पर काबू रखना मेरे लिए कितना बड़ा इम्तिहान था। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी इच्छा का इंतजार करते हुए इस तूफान को अपने अंदर रोके बैठा था, जो तुम्हें एक पल में अपनी बाहों में समेट सकता है। उसने नमिता की कमर के चारों ओर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि नमिता की सांसें तेज हो गई। अगर मैंने अपने अंदर छिपे इस तूफान को खुला छोड़ दिया ना, तो तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी मेरी जान। मेरे अंदर भावनाओं का जो समुंदर है ना, वह सिर्फ तुम्हारे एक इशारे का इंतजार कर रहा है। नमिता ने शर्म से आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं अब तैयार हूँ पलवित, मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। पलवित के धैर्य की सीमा टूट गई। उसने नमिता को एक झटके से अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज के बाद ये शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। आज तुम देखोगी कि पलवित अपने प्यार के घेरे में तुम्हें कैसे समेटता है। ये कहकर उसने नमिता को अपने करीब कर लिया और अगली सुबह उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। जहां तक शंभू की बात थी, उसने नमिता को छोड़कर जिस औरत से उसने शादी की थी, वह उसे धोखा देकर घर और दूसरी संपत्ति अपने नाम करवाकर उसे छोड़कर चली गई थी। शंभू अब बिल्कुल अकेला रह गया था और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावना से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।